जैसे उसने शिफाउर रहमान के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, खालिद सैफी के खिलाफ, सबूर अदरगर के खिलाफ, मीरान हैदर के खिलाफ, शर्जील इमाम के खिलाफ केजरीवाल ने जिस तरह से FIR दर्ज करा करके उन्हें गिरफ्तार करने के मुतालबे किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल की गवर्नमेंट ने उन पुलिस वालों के खिलाफ भी केस लिखवाए हैं क्या, जिन्होंने कैमरे के सामने उन मुसलमान बच्चों का कत्ल किया है? कि हर आदमी को शिफाउर रहमान से क्यों दुश्मनी है? झाड़ू वाला आएगा कि शिफाउर रहमान एजेंट है, हाथ वाला आएगा पंजे वाला के साहब शिफाउर रहमान एजेंट है, कमल के फूल वाला आएगा कि साहब शिफाउर रहमान एजेंट है। अरे भाई वो कहता है कांग्रेस का एजेंट है, ये कहता है बीजेपी का एजेंट है, वो कहता है केजरीवाल का एजेंट है, केजरीवाल कहता है बीजेपी का एजेंट है। तो भाई पहले तुम तीनों मिलकर के यही तय कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो एजेंट किसके हैं। पहले तो यही तय कर नहीं पाए आज तक, वो उसका एजेंट बता देता है, वो उसका एजेंट बता। हमें ऐसा लगता है कि ये सारे किसी न किसी के एजेंट है। अच्छा, ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो ईमानदारी और हक की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। शिफाउर रहमान ने एक किरदार पेश किया ऐसे वक्त में कि जब इस मुल्क में मोदी सरकार के आने के बाद CAA NRC का इन्होंने कानून बनाया तो तमाम लोगों के ज़बान पे भी कर्फ्यू लगा हुआ था, दिमाग पे भी कर्फ्यू लगा हुआ था। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तो असदुद्दीन ओवैसी ने जुर्रत दिखाई और उस कानून को उनके सामने फाड़ के फेंक दिया जुर्रत के साथ में। हम नहीं मानते इस कानून को, तुम्हारे अगर तुम जैसा कानून बनाओगे जबरदस्ती अपने कसरत तादाद की बुनियाद पर। बाहर किसने किया ये काम? जामिया के बच्चों ने। जब कोई नहीं बोला तो इन बच्चों ने वो फर्ज किफाया निभाया, और बच्चों ने जब वो फर्ज किफाया अदा करने की कोशिश की तो मोदी की पुलिस ने उन बच्चों के हाथ पांव तोड़ दिए, आंखें फोड़ दी, सर फोड़ दिए। उस वक्त शिफाउर रहमान निकल के आया तो शिफाउर रहमान ने मोर्चा संभाला। शिफाउर रहमान ने जामिया के सामने ही टेंट गाड़ करके जो है एजुटेशन शुरू कर दिया और यहाँ से फिर शाहीन बाग एजुटेशन को पहुंचाया और सारे मुल्क में शाहीन बाग तहरीक के नाम से जो है एजुटेशन खड़ा कर दिया। इस तहरीक का इमाम अगर कोई है तो वो शिफाउर रहमान है। तो शिफाउर रहमान को अगर आज इस इलाके के लोग और ओवैसी उसके सर पे हाथ रख करके इस इलाके के लोगों के हिमायत के साथ, इस इलाके के लोगों की ताकत के साथ, इस इलाके के लोगों का नुमाइंदा बना करके वो इस मुल्क में एक सिंबल बनाना चाहता है क़यादत का, तो किसी को क्यों तकलीफ है भाई कि हर आदमी उसी के खिलाफ आएगा? आदमी जो है यूपी से लखनऊ से आएगा समाजवादी का तो उसके खिलाफ दुश्मन बन के आएगा शिफाउर रहमान के, बंबई से आएगा तो शिफाउर रहमान का दुश्मन बन के आएगा, आसाम से आदमी आ रहा तो शिफाउर रहमान का दुश्मन बन के आ रहा, कांग्रेस आ रही तो शिफाउर रहमान की दुश्मन। भाई तो आखिर इस आदमी ने क्या जुर्म कर दिया? शिफाउर रहमान का जुर्म क्या है ये तो बताओ ना कि भाई ये इस जुर्म की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमाम 70 सीटों के लिए यहाँ पर वोट डाले जाएंगे 5 तारीख को, लेकिन ओखला की जो सीट है ज़्यादा चर्चा में है। ओखला के साथ जब शाहीन बाग जुड़ता है तो उसकी वजह से ये पूरे देश और दुनिया भर में इस पर चर्चा होने लगती है, निगाहें हैं। और उसके बाद जब शिफाउर रहमान साहब का नाम इसमें जुड़ गया तो उसके बाद चर्चा और तेज़ हो गई और कई हवालों से चर्चा हो रही है। अब ओखला के जो वोटर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, दिल की सुने अपने दिमाग की सुने या दिलो दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए आने वाली 5 तारीख का चुनाव करें। मेरे साथ अब्दुल रहमान आबिद साहब मेरे साथ इस वक्त हैं, जो बहुत ही पुराने यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तमाम अहम सरगर्मियों में आप रहे हैं, कॉलम निगार रहे हैं, एक लंबे समय तक हम इनको पढ़ते रहे हैं और बहुत बेबाक राय रखते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो दिल की सुनेंगे, दिमाग की सुनेंगे कि दिलो दिमाग दोनों की सुनेंगे। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि एक सबसे पहला सवाल कि आप इस चुनाव में जो बताया जा रहा है कि ओखला की जो सीट है वो फंस गई है, शिफाउर रहमान आ गए हैं जिसकी वजह से वोटों का बंटवारा हो रहा है, आप कहाँ पड़े, किस एज पर खड़े हैं? दिल की सुन रहे हैं, दिमाग की सुन रहे हैं कि दिलो दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिल और दिमाग का सवाल है जी, तो गालिब का एक शेर है जी, और शेर इस तरह है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़िए। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी से तन्हा भी, कभी कभी दिल को तन्हा भी। इस बार आपने तन्हा छोड़ दिया है, दिल पर छोड़ दिया है? मैंने दोनों से काम लिया है। अच्छा, लेकिन कभी कभी कुछ मरहले ऐसे आते हैं कि उस वक़्त दिल ही बड़े फैसले लेता है। अच्छा, और फिर जो है असल में होता क्या है कि दिमाग जो है वो मसलों को उलझाता है कि ऐसा हो गया तो यूँ हो जाएगा, यूँ हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इधर हुआ तो उधर हो जाएगा। तो वो क्या है उसमें कई मरतबा अच्छा कुछ तो दिमाग उलझाता है, कुछ लोग जो होते हैं दिमाग को उलझाने वाले उनकी मेहरबानियाँ भी आ जाती हैं। इस वक्त ओखला का पूरा वोट उलझा हुआ है। ना 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 उलझे हुए सिर्फ झाड़ू वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच बता रहा हूँ, उलझे हुए सिर्फ
कांग्रेस वाले हैं, उलझे हुए सिर्फ बीजेपी वाले हैं, बाकी जो है वोटर कहीं उलझा हुआ नहीं है। और ना शिफाउर रहमान के हिमायती उलझे हुए हैं, ना शिफाउर रहमान के चाहने वाले उलझे किस हुए हैं। बुनियाद पर आप कहते हैं ये? मैं जब ये कहता हूँ तो मैं इस बुनियाद पर कहता हूँ कि मैं सुबह से रात तक पब्लिक के बीच में रहता हूँ। ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे 100% जो है बातें सही होती हैं, क्योंकि ऐसा दावा करना तो फिर खुदाई को चैलेंज करना है, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह की मदद होती है तो अक्सर अंदाजे मेरे दुरुस्त होते हैं। अभी बताइए कि ओखला का जो वोटर है वो तमाम लोगों की कैंपेन में जा रहा है। राहुल गांधी की कैंपेन हुई, उसमें हमने बड़ी भीड़ देखी, हमने ओवैसी साहब की कई कैंपेन देखी, उसमें लगातार लोग आ रहे हैं। अमानुल्लाह खान साहब चूँकि एक स्थापित पार्टी के लीडर हैं, एमएलए निवर्तमान हैं, तो उनके साथ भी लोग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की अपनी वोटर है, तो ये जो वोटर है वो बहुत ही फ्लोट कर रहा है इस वक्त। उसे समझ नहीं आ रहा है ओखला का वोटर, क्योंकि पिछले 2 दहाइयों का अगर जायज़ा लें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में फैसला करना था। बाद में आम आदमी पार्टी आ गई तो 3 हो गई। आम आदमी पार्टी ने 10 साल गुजार लिए हैं, अमानतुल्लाह 10 साल रहे हैं, अब उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी चल रहा है। तो इस बार शिफाउर रहमान आ गए हैं, तो अब ये चौतरफा मुकाबला हो गया। पहले दोहरा था, फिर तीसरा था, फिर चौथा। अब कैसे फैसला करें? ये है कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे बीजेपी आ जाएगी, अगर उसको दे दिया वो बीजेपी आ जाएगी। ये बात तो कही जा रही है, चारों तरफ से ये बात कही जा रही है। वो झूठा फ्रॉड प्रोपेगेंडा जो है ये इस मुल्क में आज से नहीं हो रहा, पिछले 30-35 साल से मुस्तकिल यही प्रोपेगेंडा हो रहा है कि साहब अगर हमें नहीं दोगे, जिसके हाथ से भी सत्ता जाती हुई दिखती है ना, तो उसे जो है फौरन दूसरा आदमी जो है। और मुसलमान अगर कोई लड़ रहा है या किसी मुस्लिम पहचान वाले लीडर की क़यादत में कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, जैसे ओवैसी की क़यादत में या कोई किसी और पार्टी, कई सारी पार्टियां हैं, किस किस के नाम लूँगा, उलमा काउंसिल भी है, पीस पार्टी भी है, फलां भी है, या SDBI भी है। अगर इन पार्टियों का कोई कैंडिडेट कहीं लड़ता है तो और ज़्यादा अच्छा। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 20 साल से इस मुल्क की सियासत में एक आइडेंटिटी बन गए हैं, क्योंकि ओवैसी का एक कैरेक्टर बन गया है कि वो हर मजलूम की आवाज़ को हर जगह उठाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते हैं, बाहर भी उठाते हैं। मजलूम चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे आदिवासी हो, और चाहे कोई और कम्युनिटी का हो। लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही में ओवैसी साहब आते हैं। ये दुश्मन जो है ओवैसी के, वो झूठा प्रोपेगेंडा, फ्रॉड प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों को बरगलाने के लिए। और ये उनसे कराता कौन है? जो उनके आका नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के जो उनके आका बैठे हुए हैं, वो कराते हैं उनसे ये प्रोपेगेंडा। उन्हें क्या डर है कि अगर इस मुल्क में मुसलमान की क़यादत में कोई पार्टी इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाने वाली पनप गई और उसके कुछ MLA और MP इस मुल्क में खड़े हो गए, तैयार हो गए, तो फिर इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का आला नहीं बनाया जा सकता, जिस तरह से कि बनाया गया है अब तक। सन 47 के बाद से आज तक जिस तरह से मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया गया है और किया जा रहा है आज भी, और एक्सप्लॉइट करने के लिए मुसलमानों ही को इस्तेमाल करती हैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ। कहीं अमानतुल्लाह को खड़ा कर देंगे तो कहीं गुलाम नबी खड़ा हो जाएगा, तो कहीं कोई अबू आसिम खड़ा हो जाएगा, तो कहीं कोई और खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो है अपनी पार्टी से अपने मफादात के हासिल करने के चक्कर में जो है मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करवाते हैं। आम आदमी पार्टी से आपको क्या शिकायत है? तो काम तो उसने किया है, वेलफेयर के बहुत सारे काम उन्होंने किए भी हैं और वादे भी किए हैं आने वाले दिनों के लिए। वेलफेयर के काम किए हैं अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा नारा इस मुल्क की सियासत में आने के लिए जो दिया था, वो दिया था कि सियासत में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, गले गले मुल्क डूब गया है करप्शन में, मुझे करप्शन से पाक करना है इस सियासत को, इसलिए जो है मैं इस गंदगी में खुद आ रहा हूँ। अन्ना ने जब कहा कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा मैं गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में कूदूंगा। तो उसने ईमानदारी के नाम पर सबसे ज़्यादा करप्शन किया है। कितने कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा के टिकट बेचे हैं केजरीवाल ने, पता कर लीजिए। आशुतोष पार्टी छोड़ के क्यों गए हैं? राज्यसभा में उनको जाना था, तय उनसे हुआ था, लेकिन एक दौलतमंद आदमी को कितने करोड़ रुपए में दिया टिकट। चलिए हम लोकल पे आते हैं, अमानतुल्लाह पर आते हैं। केजरीवाल की बात पहले बता दूं, मुझे केजरीवाल से क्यों शिकायत है? बता लीजिए। सबसे बड़ी खिदमत तो उसने ये करी, अच्छी बात, इस मुल्क की सियासत की, कि उसने ईमानदारी के नाम पे करप्शन को गले गले उतार दिया। इस कदर करप्शन उस शख्स ने कर दिया, किसी पार्टी का इतना नहीं है। जब कभी इंक्वायरी होगी कायदे से, अभी तो चूंकि बड़ा भाई उसका बैठा हुआ है दिल्ली में सियासत में, ये सब ढकोसला है कि वो अरविंद केजरीवाल भी जेल चला गया, सिसोदिया भी चला गया, फला भी चला गया, वो सब एक ड्रामे के तहत होता है और उसमें सौदेबाजी होती है और वो निकाला जाता है। चूँकि अगर ऐसा ना करते तो हरियाणा में और दिल्ली में और यहाँ वहाँ उनसे काम कैसे लिया जाता। लोकसभा के चुनाव में अगरचे कांग्रेस से समझौता करके, अब यही सवाल आपके उम्मीदवार से भी होता है कि आपके उम्मीदवार को भी पैरोल दिया गया है, दोनों उम्मीदवारों को,
तो इसीलिए दिया गया है कि ताकि दिल्ली के वोटर्स को कंफ्यूज किया जाए और इसको कम्युनलाइज किया जाए, और दिल्ली 2 के बजाय पर काम करके 68 जीतना चाहती है बीजेपी, इसलिए पैरोल दिया गया है। ये सवाल आपसे भी होता है? अगर शिफाउर रहमान और हाजी ताहिर की वजह से ये सवाल किया जाता है, हाँ। ओवैसी की पार्टी से ये सवाल अगर किया जाता है कि इन्हें पैरोल इसलिए दिया गया है, तो मेरे भाई उनके पैरोल में और इनके पैरोल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल को जो पैरोल दिया गया था वो फुल फ्लैश ज़मानत दी गई थी, 20 दिन की दी गई थी, तो 20 दिन में रात दिन हर तरह से आज़ाद था बिल्कुल। कहीं भी जाए, किसी से मिले, कुछ भी करे, रात को जलसा करे, दिन को करे। यहाँ क्या है कि सुबह 6 बजे आपको वहाँ से छोड़ेंगे, 50 पुलिस वाले आपके को साथ लेके आएंगे, कस्टडी है वो भी एक तरह की। बस इतना है कि वो आकर के घर बैठ सकते हैं, यहाँ कुछ लोगों से मिल सकते हैं, और यहाँ से फिर जो है 3-4 बजे लेकर के उनको वापस चले जाएंगे कि साहब 6 बजे एंट्री कराना है अंदर। रास्ते में टाइम लगता है, एंट्री में टाइम लगता है। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ, ये भी जुल्म व ज़्यादती है मुसलमानों के साथ, ये इंसाफ नहीं है। ये भी पैरोल के नाम पर एक तरह का धोखा है। पैरोल ये होता है कि आप 5 दिन का दे रहे हैं तो 5 दिन रात दिन उसको देते, ताकि वो रात को अपनी मीटिंगों में खड़ा होकर के लोगों से अपील करता, अपने जलसे में लोगों को मुखातब करता, अपनी बात कहता लोगों को। लेकिन आपने वो तो नहीं दिया। कल एक जगह थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उन्होंने ओवैसी साहब पर स्पेशली भर करके इल्ज़ाम लगाया है कि ओवैसी साहब को फंड हो रहा है बीजेपी की तरफ से, और इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, उन बीजेपी के लोग और तमाम इस तरह के लोग उनके का हिस्सा हैं। तो इस तरह की बातें भी बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं आपके ख़िलाफ़। मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा था ना कि नाम निहाद तमाम सो सेकुलर पार्टियाँ, सबके कैंडिडेट, सबके लीडर्स, ये सब प्रोपेगेंडा कर। मुझे ये बताइए कि हर आदमी को शिफाउर रहमान से क्यों दुश्मनी है? कि भाई झाड़ू वाला आएगा कि शिफाउर रहमान एजेंट है, हाथ वाला आएगा पंजे वाला कि साहब शिफाउर रहमान एजेंट है, कमल के फूल वाला आएगा कि साहब शिफाउर रहमान एजेंट है। अरे भाई वो कहता है कांग्रेस का एजेंट है, ये कहता है बीजेपी का एजेंट है, वो कहता है केजरीवाल का एजेंट है, केजरीवाल कहता है बीजेपी का एजेंट है। तो भाई पहले तुम तीनों मिलकर के यही तय कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो एजेंट किसके हैं। पहले तो यही तय कर नहीं पाए आज तक। वो उसका एजेंट बता देता है, वो उसका एजेंट बता। हमें ऐसा लगता है कि ये सारे किसी न किसी के एजेंट हैं। अच्छा। ओवैसी की पार्टी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो ईमानदारी और हक़ की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। शिफाउर रहमान ने एक किरदार पेश किया ऐसे वक्त में कि जब इस मुल्क में मोदी सरकार के आने के बाद CA/NRC का इन्होंने कानून बनाया, तो तमाम लोगों के ज़बान पे भी कर्फ्यू लगा हुआ था, दिमाग पे भी कर्फ्यू लगा हुआ था। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तो असदुद्दीन ओवैसी ने जुर्रत दिखाई और उस कानून को उनके सामने फाड़ के फेंक दिया जुर्रत के साथ में कि हम नहीं मानते इस कानून को, तुम्हारे अगर तुम जैसा कानून बनाओगे ज़बरदस्ती अपने कसरत तादाद की बुनियाद पर। बाहर किसने किया ये काम? जामिया के बच्चों ने। जब कोई नहीं बोला तो इन बच्चों ने वो फ़र्ज़ किफ़ाया निभाया, और बच्चों ने जब वो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने की कोशिश की तो मोदी की पुलिस ने उन बच्चों के हाथ पांव तोड़ दिए, आंखें फोड़ दी, सर फोड़ दिए। उस वक़्त शिफाउर रहमान निकल के आया, तो शिफाउर रहमान ने मोर्चा संभाला। शिफाउर रहमान ने जामिया के सामने ही टेंट गाड़ करके जो है एजिटेशन शुरू कर दिया, और यहाँ से फिर शाहीन बाग एजिटेशन को पहुँचाया, और सारे मुल्क में शाहीन बाग तहरीक के नाम से जो है एजिटेशन खड़ा कर दिया। इस तहरीक का इमाम अगर कोई है तो वो शिफाउर रहमान है। तो शिफाउर रहमान को अगर आज इस इलाके के लोग और ओवैसी उसके सर पे हाथ रख करके इस इलाके के लोगों के हिमायत के साथ, इस इलाके के लोगों की ताकत के साथ, इस इलाके के लोगों का नुमाइंदा बना करके वो इस मुल्क में एक सिंबल बनाना चाहता है क़यादत का, तो किसी को क्यों तकलीफ है भाई कि हर आदमी उसी के खिलाफ आएगा? आदमी जो है यूपी से लखनऊ से आएगा समाजवादी का तो उसके खिलाफ दुश्मन बन के आएगा शिफाउर रहमान के, बम्बई से आएगा तो शिफाउर रहमान का दुश्मन बन के आएगा, आसाम से आदमी आ रहा है तो शिफाउर रहमान का दुश्मन बन के आ रहा, कांग्रेस आ रही तो शिफाउर रहमान की दुश्मन। भाई तो आखिर इस आदमी ने क्या जुर्म कर दिया? शिफाउर रहमान का जुर्म क्या है ये तो बताओ ना, कि भाई ये इस जुर्म की सजा हम इसको देना चाह रहे हैं, इसलिए इसको एजेंट बता रहे हैं। यही जुर्म है ना इसका कि इसने अपनी कौम के मुस्तकबिल के बच्चों के लिए जो है एक तहरीक चला दी खड़ा होकर के, इसने जुर्रत दिखाई कि मैं धमकियों में नहीं आऊंगा। आपके इस जज्बे को तमाम लोग सराहते हैं, और जिस जज्बे से आप बात कर रहे हैं शिफाउर रहमान साहब के ताल्लुक से जो दूसरी पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं सामने, वो भी उनके इस कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें सल्यूट करती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम को इस्तेमाल करके कम्युनलाइज किया जा रहा है। चलिए मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि शिफाउर रहमान को वो पार्टी इस्तेमाल कर रही है। वो पार्टी किसकी है? क्या वो RSS की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है?
असदुद्दीन ओवैसी मोहन भागवत है क्या? असदुद्दीन ओवैसी मोदी है क्या? असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल है क्या? केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है हमारे आदमी को यहाँ से, जिसको हमने खून पसीना बहा करके यहाँ से एमएलए बनाया था, उस आदमी को केजरीवाल ने अपनी सियासत के लिए मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के कारण उसको जो है वो आलाकार बना लिया है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अगर केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुसलमानों के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो काम बीजेपी करना चाहती है वही काम आगे बढ़ के केजरीवाल कर रहा है। जब जमुना पार में हमारे बच्चे मारे जा रहे थे, पुलिस वाले ठोकरों से उन बच्चों को मार रहे थे, एक बच्चा वहीं पड़े पड़े मर भी गया, केजरीवाल को शर्म आई क्या? 1 मिनट के लिए निकल के आया क्या? उसने अपील करी कि मैं आ रहा हूं मैदान में, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। उन पुलिस वालों के खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई है क्या? जैसे उसने शिफाउर रहमान के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, खालिद सैफी के खिलाफ, सबूर अदरगर के खिलाफ, मीरान हैदर के खिलाफ, शर्जील इमाम के खिलाफ केजरीवाल ने जिस तरह से FIR दर्ज करा करके उन्हें गिरफ्तार करने के मुतालबे किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल की गवर्नमेंट ने उन पुलिस वालों के खिलाफ भी केस लिखवाए हैं क्या, जिन्होंने कैमरे के सामने उन मुसलमान बच्चों का कत्ल किया है और फिर कत्ल की हुई लाशों में उनके ठोकरें मारी हैं? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से और केजरीवाल के सारे एजेंटों से जो आज उसके लिए मुसलमान कौम का इस्तेहसाल करना चाहते हैं। ये बताइए, ये तो हुई बात कि आपने अपने उम्मीदवार के हक में और जो आपका अपना आइडिया है उसको लेकर के आप बहुत मुखर हैं और नहीं, मैं उसके लिए ही मुखर नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपनी कौम के लिए मुखर हूँ। अच्छी बात, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर शिफाउर रहमान की कोई मुखालफत कर रहा है और दुश्मनी कर रहा है तो वो सिर्फ शिफाउर रहमान की मुखालफत दुश्मनी नहीं कर रहा, इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों की दुश्मनी कर रहा है वो, और मुसलमानों के दुश्मनों के लिए मुसलमानों का इस्तेहसाल कराना चाहता है। ओखला का वोटर सिर्फ ये जानना चाहता है, जो आपका सपोर्टर भी है और वो वोटर भी है, वो शहरी भी है, वो ये जानना चाहता है कि क्या शिफाउर रहमान के पास अगर वो आता है, क्या शिफाउर रहमान जीत की एज में हैं? क्योंकि एक कन्फ्यूज़न उसे लगता है कि हम दें, हो सकता है हार जाए, ना जीते। तो इसका यकीन दिला पाना आपकी बस की बात है क्या इस वक्त कि आने वाली 5 तारीख को वो जा करके उस कॉन्फिडेंस के साथ वोट करे, उस एतमाद के साथ वोट करे? पहला जवाब तो सुन लीजिए मेरा। ठीक है, कि पहला जवाब तो मेरा ये है कि जब मैं ये मानता हूँ और ये जानता हूँ कि शिफाउर रहमान हक़ पर है, शिफाउर रहमान मजलूम है, तो मेरा एक मुसलमान होने के नाते एक फ़र्ज़ है, इस्लामी फ़र्ज़ है मेरा, कि मैं हक़ की हिमायत करूँ, मैं मजलूम की हिमायत करूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ूँ, मैं जालिम के ख़िलाफ़ सीना सिपर होकर खड़ा हो जाऊँ। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं शिफाउर रहमान की हिमायत करूँ, चाहे मैं अकेला रह जाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, और ज़मीन पर जो हकीकत है वो जवाब सुन लीजिए। ठीक है, वो जवाब ये है कि आपको मैं खुद ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप निकलिए मैदान में जाके पब्लिक से, एजेंटों से नहीं, किसी पार्टी के एजेंट से नहीं, किसी पार्टी के वर्कर से नहीं, किसी पार्टी के सपोर्टर से नहीं, सिंपैथाइजर से नहीं, बल्कि आप एक नॉर्मल आदमी से जाके पूछिए कि उसके दिल में क्या जज्बात पनप रहे हैं और वो क्या जज्बे को लेकर के 5 तारीख को वहाँ वोटिंग मशीन पे जाएगा बटन दबाने के लिए, वो शिफाउर रहमान के लिए क्या जज्बा है उसके अंदर। 100 लोगों से आप पूछेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि 70 लोग शिफाउर रहमान के वोटर हैं आज की तारीख में। वोकल होना कल से शुरू हो गए हैं, जुमे की नमाज के बाद से, आज भी वोकल हो रहे हैं, शाम तक और होंगे, और कल शाम तक आप सुनेंगे, पब्लिक की ज़बान से सुनेंगे, वर्करों को छोड़ दीजिए, मैं जुमला पूरा कर दूँ, कल शाम तक आप सुनेंगे, जनता की ज़बान बोलेगी कि अगर झाड़ू को वोट दिया तो बीजेपी को वोट दे देना है। जितने वोट आप झाड़ू को दोगे इसका मतलब आप बीजेपी को उतना ही जो है मजबूत करने जा रहे हो, क्योंकि शिफाउर रहमान ही का मुकाबला असल बीजेपी से होना है। नंबर 1 पे इंशाल्लाह शिफाउर रहमान रहना है, नंबर 2 पे बीजेपी जाएगी, 20-30 हज़ार वोटों से हारेगी, और ये तीसरे नंबर पे रहेगा, 40-50 के बीच में सिमट के अपने घर बैठेगा। कि असदुद्दीन ओवैसी से बार बार केजरीवाल का कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होकर के सवाल दागता है कि 5 साल से असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? जी बिल्कुल, 5 साल से उन्होंने शिफाउर रहमान की खैर खबर क्यों नहीं ली? वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए, कितनी बार आए? इलेक्शन में सिर्फ आते हैं, सिर्फ इलेक्शन में आए शिफाउर रहमान का इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद में रहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो दिल्ली में आते हैं, और जब शिफाउर रहमान को अरेस्ट किया गया इन्होंने मसला उठाया, ये इस बात को वो कैंडिडेट भी जानता है और केजरीवाल भी जानता है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब इनकी गिरफ्तारियां हुई और ये मुकदमे हुए, ओवैसी ने आवाज़ उठाई और पूरी शिद्दत से उठाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल के कैंडिडेट ओखला से इलेक्शन लड़ने वाले, मुझे ये बताओ, तुम तो यहाँ के लोकल थे, तुम तो यहीं रहते हो,
तुम कितनी बार शिफाउर रहमान के घर आए उसके बच्चों का हालचाल पूछने के लिए? कितनी बार आकर के शिफाउर रहमान की बीवी से तुमने पूछा कि तुम्हारा चूल्हा कैसे चलता है, तुम्हारी सास की दवाई कैसे आती है, तुम्हारे बच्चों की फीस कैसे जाती है, राशन कहां से आ रहा है? जबकि वो तो तुम्हारे गांव के पास की ही है। शिफाउर रहमान का गांव तुम्हारा गांव दूर नहीं है, तुम्हारी रिश्तेदारियां भी आपस में हो सकती होंगी, बल्कि हैं। इसके बावजूद क्या तुम्हें कभी एक बार ये तौफीक हुई इन 5 सालों में? तुम अगर ओवैसी से किस मुंह से सवाल करते हो इस बात का कि ओवैसी ने उस दिन से क्यों बात आकर के नहीं देखा, क्यों नहीं पूछा? तुमने कितनी बार पूछा? तुम जो 72,000 वोटों की लीड से जीत के गए थे, ये केजरीवाल दे के गया था तुझे? जी ठीक है। तो ये थे, आपने सुना कि ये थे अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो ओखला की बहुत ही नामवर शख्सियत हैं, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर से सियासी सरगर्मियों में काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और आप सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे, बहुत बेबाक राय रखते हैं। जहाँ रहते हैं दिल से रहते हैं। यहाँ भी आपने देखा सारी गुफ्तगू में उन्होंने दिल से बात की है और जहाँ खड़े हैं उसके लिए मुकम्मल खड़े हैं। आने वाली 5 तारीख को वोटर्स, ओखला के वोटर्स कहाँ होंगे और उसका जो नतीजा 8 तारीख को होगा वो कहाँ पर होगा, ये देखने का दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है ओखला के अंदर। जो पार्टियां अलग अलग हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब देखना यह है कि इस बार क्या कोई तारीख रकम होगी। इंशाल्लाह थैंक यू। 70 से 75% वोट जो है शिफाउर रहमान लेके जाएंगे, बाकी में जो है ये सारे तीनों सिमट। शिफाउर रहमान अगर जीतते हैं तो तारीख रकम होगी और अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये भी एक संगीन तारीख रकम होगी। तो अब इसके दरमियान आपको देखना है कि किस तरह से कौन सी तारीख आप चाहते हैं, शिफाउर रहमान वाली तारीख चाहते हैं या बीजेपी वाली तारीख चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।